सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सादगी के साथ सरकार की उपलब्धि को गिनवाया और कहा कि ये सरकार निर्णायक सरकार है, प्रोग्रेसिव सरकार है और पीपल पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे लगी हुई है फोटो, उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब ने अपने करीब 30 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार ने क्या नहीं किया। सरकार ने गरीबी से गरीब को निकालने का काम किया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की बात करें तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में हम उभर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर की है और हम विकसित भारत की तरफ आगे छलांग लगाने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई यहाँ पे क्लटर्स नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी यहाँ पे नायक प्रधान पार्टी है। यहाँ पे मोदी जी नेता हैं और पार्टी के नेता जेपी नड्डा हैं। आगे जो अध्यक्ष बनेगा वो अपने कार्यकाल को संभालेगा, आगे देखेगा कि सरकार की योजना को कैसे बढ़ाना है। ये मेन एंट्री गेट है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसको एक तरीके से अपने वर्कर्स को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पार्टी विचारों पे चलती है, पार्टी नियत और नीति से चलती है। किसी की आलोचना की बहुत ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें परवाह है तो सिर्फ जनता की है और इसीलिए हम जनता को साथ लेकर चलते हैं। और शायद यही वजह है कि हम 11 साल से सत्ता में हैं और जेपी नड्डा ने कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और एनडीए की सरकार 2029 में भी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे किए हैं और इसे मोदी सरकार विकसित भारत का अमृतकाल कहा है। और ख़ास बात ये रही इस 11 साल के पूरे होने पर, कार्यकाल के पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के, मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा दिया और साथ में विपक्ष पर भी जमकर बरसे कि विपक्ष ने किस तरीके से इस दौरान जो योजनाएं सरकार ने शुरू की थी गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याणों के लिए, महिलाओं के लिए, उस पर कैसे रोड़े अटकाने का काम किया। और इसके साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शनी भी लगाई गई है इन कार्यकाल को लेकर के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है संकल्प से सिद्धि की और 11 साल बेमिसाल किसान समृद्धि योजना का संचार किस तरीके से इस कार्यकाल में हुआ। खासतौर से बात करते हैं कि जो पुरानी धरोहरें हैं उनमें उनका पुनरुद्धार कैसे हुआ, श्री राम मंदिर का सपना बना, विरासत और विकास जो है कि और बड़े, महिलाओं की सशक्तिकरण की नई उड़ान किस तरीके से उनकी योजनाओं को यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया, पूर्वोत्तर के नव विकास के केंद्र किस तरीके से बना, उसके लिए क्या योजनाएं रही। अगर बात करें आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि अब भारत जो है विकसित भारत की बात करते हैं तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम जा रहे हैं, ऐसा दावा है मोदी सरकार का। तो ऐसे में कौन सी ऐसी आर्थिक योजनाएं जो गरीब के कल्याण के लिए की गई, मध्यम वर्ग के लिए किस तरीके से कौन सी योजनाएं की गई और वैश्विक, खासतौर से वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन करके भारत कैसे उभर रहा है, इन सभी योजनाओं को यहाँ इस प्रदर्शनी में अंकित किया गया है ताकि इस 11 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने जो जो काम किए हैं, जो जो योजनाएं की हैं, और जैसा कि सरकार का कहना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कई ऐसे टफ डिसीजन भी इस दौरान लेने पड़े, लेकिन देश के हित में, जनता के हित में सरकार ने वो डिसीजन भी लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। 14 से 16 जून को पचमढ़ी में जनप्रतिनिधि गण, सांसद, विधायक और बाकी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय पचमढ़ी में शिविर आयोजित जो किया जा रहा है उसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 14 तारीख को। और इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में पब्लिक डीलिंग कैसे करना है, जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, और को मोबाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पार्टी की रीति नीति और पार्टी के अब तक के सफ़र के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान सुबह से रात तक पूरा शेड्यूल तय किया गया है, जिसमें योगा भी शामिल रहेगा और अमित शाह
पार्टी की रीति नीति से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे और वो भी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग सत्रों में संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वो भी इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकें। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने आरा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। चिराग पासवान के बयान के बाद आरजेडी की ओर से बयान जारी किए गए और आरजेडी ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान बीजेपी के बी टीम की भूमिका में है और अपने ही सहयोगी दलों को कमजोर कर रहे हैं। चिराग पासवान इसी अंदाज में प्रयोग किए जाते रहे हैं, ऐसा आरोप आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने लगाया है। क्या कहा एजाज अहमद ने, जरा गौर से सुनिए। अब चिराग पासवान का ये भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी उपयोग कर ले, चाहे जितना भी एलायंस पार्टनर के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास अब ना तो एनडीए के नेताओं को मिलने वाला है और ना ही चिराग पासवान को मिलने वाला है। ये बात समझ लेना चाहिए। आरजेडी के इस आरोप का जवाब दिया जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने। पॉजिटिव एजेंडे पर हम लोग जा रहे हैं और बिल्कुल चिराग पासवान ने यही कहा है कि हम लोग मिलकर सभी सीटों पर मेहनत करेंगे और अगली सरकार बनाएंगे। राजीव रंजन ने चिराग पासवान के बयान को वाजिब बताते हुए साफ साफ कहा कि चिराग पासवान एनडीए के घटक दल हैं और ऐसी स्थिति में उनका ये दायित्व बनता है कि एनडीए को मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास करे और उसी के तहत उन्होंने बयान दिए हैं जिसमें 243 सीटों पर अपनी भूमिका निभाने की बात कही है। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट बचा ले, यही बहुत है। चिराग पासवान के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू दोनों आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी एनडीए को घेर रही है, दूसरी तरफ जेडीयू इसका माकूल जवाब दे रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कल उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेलदेव का विजय उत्सव मनाने की तैयारी में है और कल योगी आदित्यनाथ उनके मूर्ति का अनावरण करेंगे। हालांकि इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष जहां कह रहा है कि इस मूर्ति के अनावरण के पीछे कुछ लोगों को टारगेट करने का है, वहीं ओम प्रकाश राजभर का सीधा आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान का पानी पिए हैं, इसलिए राजा सुहेलदेव का विरोध कर रहे हैं। ये कल राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है। एक नया इतिहास रचने का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना था कि चित्तौड़ा झील में एक भव्य स्मारक बने और राजभर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगे, और हम भी उसके लिए पार्टी बना करके, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके हम भी प्रयासरत थे। आज कल वो सपना साकार होगा और देश की निगाहें बहराइच में होंगी और ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि जो लोग याद करेंगे कि नहीं, किसी वीर योद्धा, किसी राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया गया। ओम प्रकाश राजभर का अपना तर्क है। उन्होंने ये कहा कि आज तक राजा सुहेलदेव को किसी दल ने याद नहीं किया और ये जो संभव हो रहा है ये योगी सरकार के कारण हो रहा है और राजा सुहेलदेव का जो इतिहास रहा है अब उस इतिहास को योगी सरकार आगे लेके जाएगी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जल जंगल जमीन की बात करने वाली वर्तमान झारखंड की सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति की हालत को लेकर एक नए तरह की राजनीतिक हालत पैदा हो गई है। दरअसल वर्तमान सरकार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुसूचित जाति की हालत को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा। अब लगभग 72 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन उस पत्र का मुख्यमंत्री की तरफ से न तो कोई जवाब आया, न उस विषय में कोई बात आई।
उसके बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच अनुसूचित जाति को लेकर के और तलवारें खिंच गई है। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी ने 2018 में अनुसूचित जाति आयोग बनाया, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना या उसको पूर्ण रूप देने की कोशिश झारखंड की वर्तमान सरकार ने बीते 5.5 वर्षों के दौरान नहीं किया। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति को लेकर के भी बीजेपी के तमाम सवाल राज्य सरकार से हैं और बीजेपी कह रही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय अनुसूचित जनजाति को लेकर, आदिवासियों को लेकर तमाम तरह के वायदे करती है और वोट को ठगने का काम करती है। दूसरे तरफ जेएमएम का जवाब है कि लोकतंत्र में सभी मंत्री को अपनी बात कहने का हक है और राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस के मंत्री ने उसी के तहत ये पत्र लिखा है। जेएमएम ये सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी की केंद्र सरकार में किसी कैबिनेट मंत्री को ऐसा अधिकार है। ये तमाम बातें जो है अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जाति को लेकर के एक नई राजनीति का आगाज झारखंड में हुआ है और उस राजनीति की अगुवाई जो है वो कांग्रेस कर रही है, तो राज्य में लगभग 50 लाख की आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है और कहीं ना कहीं चुनाव में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई सीटों पर इनकी भूमिका हार और जीत तय करती है। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए अपने ही साथी कांग्रेस का यह दाव कितनी परेशानी पैदा करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कल्याण और थाने के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। यह हादसा सुबह 9:30 बजे दीवा मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर होता है, जब ट्रेन आती है और सभी यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और उस समय भगदड़ मच जाता है। कई लोग पटरियों पर गिर जाते हैं, जिनको काफी चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला लिया गया है कि अब जितने भी लोकल ट्रेन है उसमें ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि रोजाना मुंबई की लोकल से 80 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में 788 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े तब आते हैं जब लोग मनमानी करते हैं और जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रेन में जगह नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे हादसे हो रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए रेलवे की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी तथा सोनम रघुवंशी का भारी खुशियों के बीच, शहनाइयों के बीच होता है विवाह समारोह और उसके बाद 20 मई को यह युगल दंपत्ति मेघालय के शिलांग जाते घूमने के लिए। अचानक 23 मई को सुबह से ही सोनम रघुवंशी जो पत्नी तो वह होती है गायब और उसके बाद राजा रघुवंशी का मिलता है शव। मेघालय पुलिस अभी सोनम रघुवंशी की खोज कर रही थी तथा राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में जांच कर रही थी। इसी बीच एक नया मोड़ आया जब अचानक सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के नंदगंज इलाके में देर रात बदहवास हालत में मिलती है। ढाबा संचालक के अनुसार अगर बात करते हैं तो ढाबा संचालक के पास यह महिला पहुंची तथा अपनी पीड़ा बताया और उसके बाद अपने परिजनों से बात करने के लिए कही। तत्पश्चात दुकानदार ने अपने मोबाइल से इस महिला का इंदौर स्थित इसके परिवार के लोगों से बात कराया गया और उसके बाद 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले जाकर के जहां उसका मेडिकल कराया, क्योंकि वह अस्वस्थ बता रही थी, तो उसको मेडिकल करवाया और मेडिकल करवाने के बाद उसको एक निश्चित सुरक्षित स्थान पर रखा। इस बीच मेघालय पुलिस पटना होते हुए बाई रोड गाजीपुर पहुंच रही है और एक सबसे बड़ी बात अब पता चल रहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी और जिसके लिए बाकायदा उसने किराए के शूटरों को बुलाया था। अभी हालांकि यह मामला जांच का है, तथ्य अभी जांच की विषय है, मेघालय पुलिस आ रही है। इस बीच
एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया ने बताया कि हम लोगों को जानकारी मिली है, उक्त महिला को हम लोगों ने अपने कस्टडी में रखा है। मेघालय पुलिस पहले बाई फ्लाइट पटना आ रही है, पटना के बाद बाई रोड गाजीपुर पहुंचेगी और उसके बाद हम लोग उसको सुपुर्द मेघालय पुलिस को सोनम को सुपुर्द करेंगे। हम लोग के अधिकार के क्षेत्र से ये बाहर है, इसलिए हम लोगों ने अभी पूछताछ नहीं किया है, लेकिन मेघालय पुलिस के आने के बाद हम लोग इससे पूछताछ भी करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, इसमें सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का किराए के शूटरों से हत्या कराया है और जिसके पीछे मेघालय पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे जांच प्रकरण में क्या मामला खुल करके आता है और आखिर राजा रघुवंशी का क्यों हत्या किया गया, इस बात का मामला में जांच में भी सामने आएगा। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे, जहां से वे पिछली 23 मई को लापता हो गए थे। पिछली 3 जून को राजा का शव मिलने के बाद सोनम की ढूंढ शुरू हुई थी। पुलिस ने काफी तलाशने के बाद भी सोनम नहीं मिल रही थी। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 बजे गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम का पता चला। सोनम ने जब ढाबा संचालक साहिल यादव से मोबाइल फ़ोन मांगा अपने भाई को फ़ोन लगाने के लिए, तभी सोनम के भाई ने कहा कि वो इसकी सूचना पुलिस को भी दे दे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहुंचकर सोनम को अपने कब्जे में लिया। सोनम को कब्जे में लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सोनम को ले जाने के लिए कहा। इधर सोनम के साथ जो पूरे षड्यंत्र में शामिल थे वो 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई चल रही है। राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि उनकी बहू इतना बड़ा जघन्य अपराध कैसे कर सकती है। उनकी इच्छा है कि एक बार वे सोनम से मिल लें, उसके बाद ही अपनी मानसिकता बनाएंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ताजा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां बीती शुक्रवार की देर रात कुछ युवक द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हरियाणवी और पंजाबी गीतों पर थिरकते ये युवा न सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, बल्कि अपने आसपास सफर करने वाले लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड हुआ, देखते ही देखते ये वायरल होने लगा, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी और गुरुग्राम पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, गुरुग्राम में इन युवाओं में खाकी का कितना खौफ है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट तक नहीं थी। ट्रैफिक की धज्जियां उड़ाते ये युवा 4 ही पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस लगातार लोगों से अपील करती है कि इस तरह की स्टंटबाजी से बचें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी जान को जोखिम में डालती है, बल्कि आपके आसपास सफर करने वाले लोगों की भी मुसीबत का सबब बनती है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से, भारत एक्सप्रेस के लिए। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित ये मांग अयोध्या की जनता की कि अयोध्या की ज़मीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। सरकार ने अब उसको मान लिया है। अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है और अब सर्किल रेट की अगर बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाएं तो 30 से 50% के करीब ये सर्किल रेट बढ़ा है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जो ज़मीनों का रेट है वो बढ़ेगा, जो ज़मीन बेच रहा है उसको भी नंबर 1 पर पैसा मिलेगा और उसका भी पैसा बढ़ेगा और साथ साथ सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जहां रजिस्ट्री होती है वहां रजिस्ट्री अब नए सर्किल रेट पर होगी और नए सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री का दाम देना पड़ेगा, जिससे सरकारी रेट जो है, जो सर्किल रेट है, उससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो बेच रहा है उसको भी सर्किल रेट से मिलने से उसका भी आर्थिक लाभ होगा। तो लगभग 8 साल बाद 2017 के बाद अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ा है। इससे आम जनता को भी लाभ मिल रहा है, साथ में सरकार का राजस्व भी बढ़ रहा है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।